व्हाट इज़ फंडामेंटल इंग्लिश? फंडामेंटल इंग्लिश क्या है? किसी भी आप भाषा को समझने, इंग्लिश क्या है? भाषा ही तो है। जैसे हिंदी भाषा उसी तरीके से इंग्लिश भी भाषा है। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ तक जाना होगा? उसके रूट वर्ड तक। कहाँ पे जाना होगा? रूट वर्ड। भाई कोई भी भाषा हो, इस दुनिया की किसी भी भाषा को आप ले लें तो कहाँ से स्टार्ट होती है? रूट वर्ड। बताओ। यानी अगर हम आप कहें कि भाषा कैसे आप पहचान पाओगे कि भाषा है, कौन सा तरीका होना चाहिए, यानी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? यानी भाषा क्या है? हमारे और आपके बीच का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम आप क्या करते हैं? भाषा का आदान प्रदान करते हैं ना। उसको क्या बोला जाता है? भाषा। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कन्वेइंग आवर थाट्स टू अदर। जैसे हम मान लिया आपसे कुछ कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा जो हम बोल रहे हैं आप तक पहुंच रहा है, क्या है? एक प्रकार का कन्वर्सेशन है ना। तो इसी कन्वर्सेशन को ही क्या बोला जाता है? लैंग्वेज। क्या है? भाषा है ना। अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज? क्या है सबसे छोटी? क्या है? लेटर। क्या होगी? लेटर। सबसे ज़्यादा क्या? लेटर ही तो होगी। और लेटर से भी पहले अगर बात करें तो क्या होगी? साउंड। क्या होगी? साउंड। साउंड। साउंड भाई, साउंड से ही तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बनी। साउंड आया तो कहीं ना कहीं आप समझ पाए ना कि साउंड इज़ द क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ और लैंग्वेज। साउंड ये समझ लो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? साउंड। क्या है? साउंड। साउंड से फिर क्या बनते हैं? साउंड से क्या बनते हैं? लेटर्स। लेटर्स। साउंड से क्या बनते हैं? लेटर्स। लेटर। साउंड से क्या बनेंगे? लेटर्स। लेटर। अब लेटर क्या होते हैं? लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। लेटर जो होते हैं वो सिंबल का ही प्रतीक होते हैं। किसका? सिंबल का ही। जो भी आप बोलोगे साउंड का ही बेसिकली प्रतीक कौन से होंगे? लेटर। लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। अगर अच्छा, लेटर क्या होता है? लेटर। लेटर क्या होता है? अक्षर। तो हमने क्या बताया भाई? साउंड से ही तो बना है लेटर। इसके आगे फिर लेटर से क्या बन जाएगा आपका? वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द। किससे बना है? लेटर से बना लेटर है। से। ठीक है। आ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर जब भी आप मिलाओगे ना, आपस में मैच करेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? वर्ड का। मतलब वर्ड फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है। जब भी आप कॉम्बिनेशन किसका होगा? लेटर्स का। द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। किसका कॉम्बिनेशन होगा? जब लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कहलाएंगे? वर्ड। वर्ड कहलाएंगे। ठीक है। फिर वर्ड से फिर क्या बनेगा बताओ? वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस। वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। 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 ठीक है। जब कॉम्बिनेशन किसका होगा? वर्ड का होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। जब भी कॉम्बिनेशन किसका होगा? वर्ड का होगा। शब्दों का समूह आपस में मिलेंगे, ग्रुप भी कह सकते हो। जब बेसिकली क्या, वर्ड के ग्रुप ही तो होंगे। एक शब्द लिखोगे, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरीके से जब भी ग्रुप मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? सेंटेंस का एक रूप लेंगे। अच्छा, सेंटेंस आप किस क्राइटेरिया पे कह सकते हो कि एक सेंटेंस कहलाएगा? कैसे कहोगे कि सेंटेंस एक ये है? तो सबसे पहले सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले तो इसके पास एक क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब होगी तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी होना है भाई। सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगी, तभी वो सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा। और सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि ये अर्थ भी देना चाहिए, संपूर्ण पूरा अर्थ देना चाहिए। कौन? सेंटेंस को। तो बेसिकली ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड क्या होगा? सेंटेंस कहलाएगा। जब भी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। और बेसिकली क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका? सब्जेक्ट का और वर्ब का। सेंटेंस में किसका कॉम्बिनेशन हो? सब्जेक्ट प्लस का हो और प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। और ये पूरा क्या दे? अर्थ देना चाहिए। अगर पूरा अर्थ नहीं दे रहा है फिर किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? फिर वो दूसरे फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि सेंटेंस कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं बताओ? कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं? देयर आर बेसिकली, अगर इनके काइंड के आधार पे देखें, फॉर्मेशन के आधार पे, तो इनको 3 तरीके से बांटा गया है। ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? कंस्ट्रक्शन। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी संरचना के आधार पे बेसिकली इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से में बांटा गया है? पहला, सबसे पहले तो होगा सिंपल। कौन से कहलाएंगे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है। दूसरे कौन से कहलाएंगे?
कौन से कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। तीसरे कौन से होंगे? कंपाउंड। तीसरे कौन से कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और कंपाउंड होंगे। तो इनकी ये कैसे हम समझेंगे भाई ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जब भी जो चीज़ सिंपल सेंटेंस होगा ना, तो इसमें ये कब उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, जब इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी। कितनी? एक फाइनाइट वर्ब होगी। समझ रहे हैं? एक फाइनाइट वर्ब होनी ही चाहिए। हमेशा याद रखें कि सेंटेंस हो चाहे जो भी हो, एक सेंटेंस तभी पूर्ण होगा जब उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी। और याद रखें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है और अवश्य होती है। बिना फाइनाइट वर्ब के आपका कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है, इट मीन्स वो सेंटेंस की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इसमें मिनिमम आप मान के चलो कितनी होंगी? 2 फाइनाइट वर्ब। कितनी होनी चाहिए? 2। इन दोनों में मिनिमम मान के चलना है। कितनी होंगी? 2 फाइनाइट वर्ब। 2 फाइनाइट वर्ब। और अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं? अधिकतम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी होंगी? 2 फाइनाइट वर्ब होंगी। तो अब देखो फाइनाइट वर्ब, और ये तो पता ही होगा आप लोगों को फाइनाइट वर्ब का है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, बताया है कई बार। फाइनाइट वर्ब वो कहलाती हैं जिन पर सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव पड़े, यानी सब्जेक्ट चेंज हो जाए या टेंस बदल जाए तो ये वर्ब्स भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। उसी को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और इसी का एक दूसरा भाई क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उस पर ना तो किसी बातों का प्रभाव पड़ना, जैसे भाई 2 तरीके के हों, एक पे बातों का बढ़िया प्रभाव पड़ जाए तो हो सकता है वो चेंज हो जाए, लेकिन दूसरे कट्टरपंथी उस पर कोई बातों का प्रभाव नहीं पड़ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब उसी तरीके की है, ना तो उस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा, ना ही किसका प्रभाव पड़ेगा, ना तो टेंस का प्रभाव पड़ेगा। तो वह एज इट इज़ रहने वाली है। तो अब और याद रखें कॉम्प्लेक्स में और इनमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 फाइनाइट वर्ब। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का कहाँ प्रयोग होता है बताएंगे? कॉम्प्लेक्स जब भी आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जैसे सिंपल में तो प्रिंसिपल क्लॉज ऑलरेडी होना ही होना है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? स्वतंत्र क्लॉज। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्वतंत्र क्लॉज बोलो या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें भी होंगी। इसमें क्या होगी? प्रिंसिपल क्लॉज इसमें भी होगी। और इसमें साथ साथ में क्या होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगी। क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनको कैसे पहचानेंगे? इसका एक नाम और दे देते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी स्वतंत्र क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। या एक और इसका दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है बताओ? मेन क्लॉज। क्या दूसरा नाम? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब इसको 3 नामों से जाना जाता है। किसको? प्रिंसिपल क्लॉज। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज तो ऑलरेडी है ही है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे मेन क्लॉज। अब बात करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी। सबऑर्डिनेट बेसिकली इसको आप कैसे जान सकते हो? ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसका दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या बोल दोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब कंपाउंड की बात करें, इसको और भी डीप में चलेंगे पढ़ने के लिए। पहले कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड भी, इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगी। क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो इसमें क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगी। कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बेसिकली कुछ कंजक्शंस होंगे जिससे आप पता लगा पाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। हालांकि देखो इसको भी आप इंडिपेंडेंट ही क्लॉज बोलोगे। किसको? ये जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोला जाता है। तो आप कहोगे सर फिर इन दोनों में अंतर क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज में और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में क्या अंतर है? तो अंतर बस इतना समझ लेना है, जैसे ये है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको भी स्वतंत्र क्लॉज बोला जाता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज इसको भी स्वतंत्र क्लॉज बोला जाता है। अंतर बस इतना सा है कि इसमें कंजक्शन होगी, वो कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सी होगी? यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होनी ही चाहिए। किसमें? इस वाले में कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन ये बिना आपका कंजक्शन का होगा। जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ना, ये बिना कंजक्शन का होगा। तो इसको समझ लेना है कि जो यानी इसमें कोई कंजक्शन का कोई निर्धारण नहीं होगा, लेकिन इसमें जरूर होगा। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा अंतर रहेगा इन दोनों क्लॉज को समझने के लिए। अब बात करें कि कॉम्प्लेक्स जैसे कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, एक तो प्रिंसिपल होगी, दूसरी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी आप, देयर आर 3 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज।
इसको कितने भागों में बेसिकली बांटा जा सकता प्रिंसिपल है? क्लास, 3 भागों में। किसको हम सबऑर्डिनेट क्लास की बात कर रहे हैं, किसकी? सबऑर्डिनेट क्लास। इसको भी कितने हिस्सों में बांट सकते हो? 3 हिस्सों में। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरी क्या होगी? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब क्लॉज है तो यानी क्लॉज है तो कहीं ना कहीं क्लॉज कौन सी? अब कहोगे कि सर सेंटेंस और क्लॉज आखिर अंतर क्या है दोनों में? क्या सेंटेंस को क्लॉज कहा जा सकता है? तो कुछ हद तक कहा जा सकता है, कुछ हद तक नहीं कहा जा सकती, क्योंकि क्लॉज जो है ये पूरा अर्थ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस की ये मजबूरी है कि ये पूरा अर्थ देने के लिए आराम से दे ही देगी, पूरा अर्थ देने के लिए मजबूर है कौन? सेंटेंस। यानी इस पे सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब भी होगी और तुरंत एक क्लॉज बनाएगा और पूरा अर्थ दे देगा। लेकिन ये जो है, इसकी बात कर रहे थे क्लॉज की, तो क्लॉज बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जैसे भी बताया, तो कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, इनमें से किसी का भी रूप ले सकता है। हो सकता है सबऑर्डिनेट के अंतर्गत आ जाए, फिर तो ये अपना अर्थ नहीं देगा ना। फिर ये सबऑर्डिनेट अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करेगी, किस पे निर्भर करेगी? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करेगी, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज किसी पे ऊपर थोड़ी ना निर्भर करेगी। प्रिंसिपल क्लॉज ऑलरेडी इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज या स्वतंत्र क्लॉज, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, इस वजह से इसका नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलरेडी अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। अभी इन तीनों में अंतर बेसिकली बताएंगे आखिर क्या है इसमें तीनों में अंतर के लिए ड्रॉ करेंगे। चलो तो अब देखते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में आखिर अंतर क्या है। तो हमने लिखा सेंटेंस, हो गया सेंटेंस। तो सेंटेंस अगर थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पे इसको देखें तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट। इसके कितने भाग होंगे? सब्जेक्ट 2 भाग होंगे। हाँ, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होगा और क्या होगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या अंतर है दोनों में, बता सकते हो? सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें सब्जेक्ट भी हो, जैसे हमने लिख दिया राम इज गोइंग टू आगरा, ओके, राम आगरा जा रहा है। तो इसमें ये क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो गया। जो बाकी बच गया ना, ये क्या कहलाएगा? इसे प्रेडिकेट। ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाएगा। तो अब बात आती फिर इसमें सर वर्ब कहाँ गए, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, कॉम्प्लीमेंट वगैरह कहाँ गए, ये सब कहाँ गया? तो यानी ये हिस्सा होता है किसका? प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होगा? प्रेडिकेट का हिस्सा होगा। यानी प्रेडिकेट ऑलरेडी कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा? वर्ब। वर्ब के अंतर्गत ऑलरेडी आएगा, इसका ऑलरेडी इसमें सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लंबा चैप्टर है। क्योंकि वर्ब को क्या बोला जाता है? पूरे ग्रामर का हार्ट बोला जाता है, समझ रहे हैं? यानी विदाउट हार्ट बॉडी इज यूजलेस। बिल्कुल उसी तरीके से विदाउट वर्ब सेंटेंस एंड ग्रामर आल्सो यूजलेस, वैसे हैं दोनों आल्सो यूजलेस है। तो यानी वर्ब इसके लिए अगला अलग से सेपरेट बनाएंगे। तो ये हो गया वर्ब। दूसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। फिर कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट। फिर कौन सा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब तीनों को समझते हैं क्या है। वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो ऑलरेडी ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए अलग से। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किससे कितने हिस्सों में बांट सकते हो? कितने हिस्से? एक तो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यानी इसको एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बांटोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो, और ये एक वर्ब का जैसे हमने लिख दिया, तो हम गिव अ एप्पल, इधर लिख दिया मैं मोनू लिख देते। हमने कहा सोहन, ये एन है, सोहन गिव अ एप्पल टू मोनू। और फिर हमने क्या लिखा? सोहन गिव, हो गया, मोनू, हो गया, मोनू अ एप्पल, सॉरी एंड लिख देंगे, एंड एप्पल, ठीक। मोनू, मोनू, मोन्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, मोनू।
सोहन गेव एन एप्पल टू मोनू। इसमें हमने क्या लिखा, सोहन गेव मोनू एन एप्पल। दोनों का बात सेम है, दोनों ही बातें क्या हैं, सेम है। सोहन ने किसको, मोनू को एक सेब दिया, यहाँ पे भी सोनू ने मोनू को क्या दिया, एक एप्पल दिया, सेब दिया। तो आपस में इसको देखो, तो ये तो हो गई वर्ब, ये क्या है वर्ब, यहाँ पे भी ये वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है टू, प्रीपोजिशन हो गई प्रीपोजिशन। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया एन एप्पल पूरा, ये तो वर्ब है ना, तो ये क्या कहलाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो समझ आया यानी। अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाओगे, क्वेश्चन करके व्हाट का, किसका व्हाट। इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या है, यानी नॉन लिविंग बोल सकते हो किसको, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। और इसको क्या बोलोगे लिविंग, इसको क्या बोलोगे लिविंग, यानी ये लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा नॉन लिविंग। यानी जब भी आप व्हाट का क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जब यानी जब इसका हुज का, किसका हुज, किसको इस तरीके से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया, तो पता चला एन एप्पल, तो यानी ये पता भाई मालूम हो गया ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात हम करें किससे या किसको दिया, तो बताओ मोनू को दिया, तो पता चल गया ना कैसा ऑब्जेक्ट है, सजीव वाला ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जब भी हम प्रश्न करेंगे पूरे सेंटेंस में, तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता चलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट कैसे समझोगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट भी इसको दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक तो आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट समझो, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे आप समझोगे, कॉम्प्लीमेंट वाले होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट माने मतलब कोई भी चीज़ क्या है पूरक, क्या है पूरक कहलाएगी, माने कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पूरक। अब जैसे हम कहें, जैसे मान लिया तुम्हारे बारे में हम कहें कि शोभित और सत्यम, आगे हमने कुछ नहीं कहा, सत्यम इज, हमने कहा सत्यम है क्या एक डॉक्टर या एक टीचर, एक इंजीनियर। तो इसके बारे में जैसे आगे हमने बात लिखी, तो बस अगर हम कहें यहाँ तक केवल सत्यम हो गया, इज सत्यम है, अधूरा सा नहीं लग रहा, क्या है पूछोगे क्या है, तुमने लिख दिया क्या डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। अब देखो पूरा कर गया, सत्यम क्या है एक डॉक्टर है। तो यही यानी जो चीज़ सेंटेंस में कोई हिस्सा जो चीज़ पूरा करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये इन तीनों में बेसिकली अंतर है भाई। और इसके थोड़ा सा और डीप लेवल पे जाए तो इसको अलग अलग हिस्से में फिर तक कैसे बांटेंगे इसको, जैसे पहले तो हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिस्से में बांट दिया, फिर इसको एक और तरीका है जो बांटने का, जस्ट अभी मिटा के तुरंत बताते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा सा डीप में और कैसे सेंटेंस को अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सा बांटते हैं। पहला, एक तो फ्रेज क्या हो सकता है सेंटेंस में, क्लॉज एक हिस्सा होगी, दूसरी क्या होगा फ्रेज का, एक तो क्लॉज होगी, दूसरी क्या होगा फ्रेज होगा। तो क्लॉज लिख लेते हैं और दूसरा क्या होगा फ्रेज। समझो क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है भाई। सेंटेंस एक होगा तो उसमें क्लॉज भी होगी और फ्रेज भी होगा। और फ्रेज जो होता है इसके साथ क्या हो, वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक, फ्रेज वो होती हैं यानी इट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं रखती है। ठीक, इसके पास कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं होता है, किसके पास फ्रेज के पास, यानी सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर की बात करें कॉम्बिनेशन की, तो इसके पास नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो क्लॉज होगी ना, क्लॉज होगी तो इसके पास क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। इसके पास क्या होगा सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, ये कॉम्बिनेशन होगा लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो बात ये है कि ये इसमें पक्का मानो कि इसमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। इट डजंट हैव गिव एनी मीनिंगफुल सेंस, इसके पास कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। लेकिन इसकी मजबूरी है
कि ये मीनिंगफुल सेंस देगा और नहीं भी देगा। कौन? क्लॉज। जो क्लॉज होगी हैं, इट मे और मे नॉट भी, मतलब ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मीनिंगफुल सेंस देगा भी और नहीं भी दे सकता है। जैसे क्लॉज अभी इससे पहले जैसे बताया था कि सबऑर्डिनेट भी तो क्लॉज एक हिस्सा है, कोऑर्डिनेट भी तो हिस्सा है, प्रिंसिपल क्लॉज भी तो हिस्सा है। तो क्लॉज के रूप में प्रिंसिपल क्लॉज तो ऑलरेडी देगी हैं, सबऑर्डिनेट वो तो डिपेंडेंट है, तो वो अपना अर्थ देने के लिए किस पे निर्भर करेगी? प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो इस वजह से आप कह सकते हो ये अर्थ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये तो बिल्कुल नहीं देगी। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फ्रेज। एक ऐसी सब यानी जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या? क्लॉज। यानी एक ऐसी क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट का और वर्ब का आपस में कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि ये सेंस दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, ये बिल्कुल भी नहीं देगा। फ्रेज ग्रुप तो होगा लेकिन सेंस नहीं देगा। फिर बात अगर इन तीनों को आपस में मिला दिया, जैसे कि इसी का तो हिस्सा है दोनों, क्लॉज और फ्रेज किसका हिस्सा है? सेंटेंस का। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस पक्का देगा। सेंटेंस क्या है? ये तो देगा ही देगा, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होगा और ये अर्थ भी देने लग जाएगा। जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा आराम से अर्थ देगा। और इसमें यही अंतर है कि सेंटेंस में क्लॉज में कभी कभी ये होता है कि भाई सेंटेंस और क्लॉज, क्या सेंटेंस और क्लॉज एक ही है? कई बार प्रश्न आते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज एक ही हैं। तो माइन्यूट सा अंतर ये है क्योंकि क्लॉज में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तो है शामिल। वैसे तो आप कह सकते हो कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो इसने अर्थ दिया पूरा का पूरा, हमेशा देगा ही देगा, इसकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो उसके साथ सबऑर्डिनेट कनेक्शन रहता है, जो कि कहीं ना कहीं अपना अर्थ देने के लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर रहता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब बात करें इसकी क्लॉज की, तो क्लॉज को ऑलरेडी हिस्से में डिवाइड कर ही चुके हैं। तो फ्रेज भी अपने अपने अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्रेज भी अपने अपने अलग टाइप, जैसे एडवर्बियल फ्रेज अलग होगा, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा और प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। ये भी अलग अलग टाइप के हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो और सेंटेंस को और भी एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है कि हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और एंड विद द फुल स्टॉप। जो सेंटेंस होता है किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से एंड होगा। यानी एक प्रकार से सेंटेंस इस कैटेगरी को भी फॉलो करेगा। स्टार्ट किससे करेगा? कैपिटल लेटर से और एंड किससे करेगा? फुल स्टॉप। और साथ में हमने ये भी बताया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। क्या सर ये एक ही ग्रुप का वर्ड कोई हो सकता है क्या? सेंटेंस हो सकता है? तो आंसर इसका है हाँ, हो सकता है, लेकिन वो भी क्या कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब ही होगी। तो पता चला कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनाइट वर्ब। जैसे हमने इससे पहले कहा था कि कोई भी सेंटेंस इस दुनिया में बिना फाइनाइट वर्ब का हो ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस इस दुनिया में बिना फाइनाइट का वर्ब का हो ही नहीं सकता। तो अगर बात करें क्या एक सेंटेंस यानी एक वर्ड क्या सेंटेंस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा? वो सिर्फ होगी और वो फाइनाइट वर्ब ही होगी। क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब ही होगी। जैसे हमने लिख दिया कि गो, क्या लिख दिया? गो, और लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। तो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और एंड विद द फुल स्टॉप, और अर्थ भी दे रहा है। जाओ जाओ, जाने का अर्थ, हालांकि इसमें सेंस छिपा हुआ है। मान लिया किसी सामने वाले से ही तो कहेंगे कि तुम जाओ, वो चीज़ छिपा हुई है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ देगा वो भी सेंटेंस का ही अर्थ देगा, और सेंटेंस में वो भी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। यानी इस दुनिया में जितने भी सेंटेंस हैं बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं होंगे। तो ये चीज़ मेन चीज़, इसके अलग अलग टाइप हैं। अब आगे इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग क्लॉज समझेंगे। ओके।